तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लुओ फेंग फॉरबिडन क्लिफ की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो पहले तो एक जाल में फंस जाता है जहाँ उसे काफी इंजरीज होती है, मगर वो जैसे तैसे करके उससे बचकर शिंग्यू तक पहुँच जाता है। तो शिंग्यू उसे किंग जेन के बारे में कुछ बता रही होती है कि इतने में किंग जेन वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते साथ ही उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। मगर किंग जेन उससे कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकलता है, वो अपने हाथों को वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग की हालत खराब हो जाती है। मगर वो भी किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था, वो अपने वेपन से उस पर हमला कर देता है। उसका नाइफ उसकी गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, मगर किंग जेन उसे फिर से खुद से दूर हटाता है और फिर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे लुओ फेंग को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि वो ड्रिल उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर रही थी। मगर फिर लुओ फेंग को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं। वो अपनी सोर्ड की मदद से उस वेपन को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर किंग जेन उससे दूर हट जाता है और दूसरी तरफ शिंग्यू कहती है कि किंग जेंग, फाइनली तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो कि तुम्हें टक्कर दे सकता है। इतने में हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचता है और जैसे उस पर हमला करता है तो किंग जेंग इस मर्तबा एक और वेपन क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक को वहीं पे ही रोक देता है, फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस पीछे धकेल देता है। लुओ फेंग ये देखकर हैरान था कि अचानक से ये वेपन्स कैसे चेंज कर रहा है, और इतने में किंग जेंग अपने नोकीले पंजों के साथ उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है, जिससे लुओ फेंग बाल बाल बच रहा होता है। और इसी बीच वो मौके का फायदा उठाकर उसके अटैक को डॉज करके उस पर पलटवार करने ही वाला होता है कि किंग जेंग स्पाइडर लेग्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसे फिर से पकड़कर बुरे तरीके से जख्मी करके दूर उछाल देता है और उससे कहता है कि क्या तुम खुद को किंग कहते हो, ये है तुम्हारी स्ट्रेंथ। ये कहने के बाद वो लुओ फेंग के पास आकर उस पर जैसे ही दोबारा से हमला करता है तो लुओ फेंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे रोक लेता है, मगर किंग जेंग अपना वेपन फिर से ट्रांसफॉर्म करके उसे एक हैमर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे वो लुओ फेंग को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और लुओ फेंग देखता है कि अचानक से किंग जेन ने फिर से अपना वेपन चेंज कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उससे कभी भी ये फाइट नहीं जीत पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके उससे दूरी बनानी चाहिए ताकि मैं क्लोज कॉम्बैट के बजाय उससे दूर से ही अटैक करूं। ये कहने के साथ वो उस पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ने लगती है और उसी धूल के बीच में से एक एरो निकल कर आता है जो कि सीधा लुओ फेंग से टकराता है, मगर लुओ फेंग किसी तरह उससे बच जाता है और किंग जेन उस पर एक के बाद एक स्पिरिचुअल एरो से अटैक किए जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे जीत जाओगे। लुओ फेंग अभी उन एरोस को डॉज कर ही रहा होता है कि इतने में किंग जेन उसके दूसरी तरफ आ जाता है और उस पर फिर से एरो से अटैक कर देता है, जिससे वो उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। मगर लुओ फेंग हार मानने को तैयार नहीं था, वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और किंग का नया वेपन देखकर भी काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि ये किंग बार बार वेपन्स कैसे चेंज कर रहा है। और फिर उसे समझ में आता है कि शायद यही उसकी सोल ऑफ फाइटिंग स्पिरिट है। ये बात सुनकर शिंग्यू कहती है कि फाइनली उसे पता चल गया है। और दूसरी तरफ लुओ जेंग दोनों सोर्ड्स को जोर से जमीन पे मारता है, जिससे वहाँ पे हर तरफ धूल मट्टी उड़ने लगती है और किंग जेन को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता, जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। मगर दूसरी तरफ लुओ फेंग उसके बिल्कुल पीछे आ पहुँचता है और किंग जेंग जैसे ही उस पे हमला करने की कोशिश करता है तो लुओ फेंग गायब हो जाता है और किंग जेन के अचानक से बिल्कुल सामने आकर अपनी दोनों सोर्ड के साथ उस पर पूरी ताकत से हमला करने वाला होता है कि किंग जेंग इस मर्तबा फिर से अपना वेपन चेंज करके एक स्पीयर क्रिएट करता है, जिससे वो लुओ फेंग को फिर से बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर देता है और फिर उससे कहता है कि मुझसे जीतने का तुम्हारा कोई चांस है ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। मगर फिर लुओ फेंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया, तुम अपने सोल स्पिरिट के जरिए अपने वेपन्स को चेंज नहीं कर रहे, तुम एक ही वेपन को बार बार अलग अलग शेप दे रहे हो। ये सुनकर शिंग्यू कहती है कि तुम्हारा जवाब सही भी है और नहीं भी। असल में किंग जेन ने पूरी की पूरी एक माइंड को ही एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक पावर थी। किंग जेन जब भी चाहे जिस भी वेपन को चाहे एक सेकंड के अंदर अंदर रिफाइन करके क्रिएट कर लेता है। तो किंग जेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल भी गया है तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के साथ वो एक साथ बहुत सारे वेपन्स बना रहता है। ये देखकर लुओ फेंग कहता है कि इस टफ स्किन को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोनों ही तेजी से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आते हैं और किंग जेन उसे करीब आता देखकर उस पर कुछ नुकीले वेपन्स थ्रो करता है। तो लुओ फेंग उन वेपन से अपने आप को तो बचा लेता है, मगर इतने में किंग जेंग पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उस पर अपनी स्पाइडर लेग से हमला करता है। मगर लुओ फेंग उन स्पाइडर लेग से भी बचते हुए हवा में ऊपर चला जाता है और उस पे
काउंटर अटैक करने के लिए तेजी से उसके पास आता है, मगर किंग जेंग अपना सबसे पावरफुल वेपन उसके सामने ले आता है और उससे कहता है कि चलो अब खेल खत्म हुआ। मगर हम देखते हैं कि अचानक लुओ फेंग की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव रिलीज करता है, जिससे किंग जेंग अपनी जगह बिल्कुल अटक जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर किंग जेंग खुद भी परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ लुओ फेंग मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही तेजी से उसके पास आता है और उस पर अपनी सोर्ड के साथ एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद किंग जेंग अपने वेपन से 2 पार्ट्स अलग करके सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है, तो लुओ फेंग उन अटैक्स को रोकने के लिए अपनी सोर्ड्स को आगे ले आता है, जो कि उन वेपन्स को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो वेपन्स उसे काफी दूर तक धकेल कर ले जाते हैं। और फिर किंग जेंग उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी फास्ट स्पीड के साथ इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो लुओ फेंग उससे कहता है कि यही मेरा फाइटिंग स्टाइल है। ये कहने के बाद किंग जेंग दोबारा से अपना वेपन क्रिएट करता है और कहता है कि चलो आओ, अब मैं तुम्हें मौत का मजा चखाता हूँ। ये सुनते ही लुओ फेंग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर शिंग्यू कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ। वो लॉर्ड जेन से कहती है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, इसे हमारे एंसेस्टर्स ने भेजा है। वो अपने हाथों से एनर्जी रिलीज करती है, जो कि उन दोनों के इंजरीज को पूरी तरह से हील कर देती है। और किंग जेन कहता है कि क्या तुम वाकई में एंसेस्टर्स से मिले हो? तो लुओ फेंग कहता है कि हाँ। तो किंग जेन कहता है ठीक है, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। तुम्हारी सोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं अपनी थोड़ी सी पावर इन्हें दे रहा हूँ, जिससे इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहने के साथ ही वो एनर्जी जैसे ही उन सोर्स के अंदर जाती है तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर लुओ फेंग भी काफी खुश होता है और किंग जेन कहता है कि अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। और जाते जाते वो उससे कहता है कि उस चालाक औरत से जरा संभल कर रहना, वो बहुत ही खतरनाक है, कभी भी उसकी बातों में मत आना, क्योंकि वो जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है उतनी ही ज्यादा बेरहम है। ये बातें सुनने के बाद लुओ फेंग अपनी दोनों सोर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ शिंग्यू उससे कहती है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, मैंने तुम्हारा जो फ्यूचर देखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसे ही बनो। ये कहने के साथ ही ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें एक अलग ही इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। और हमें वहाँ पे क्वांग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट पे आकर खाने के लिए ऑर्डर करता है। और वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, वो काफी उदास बैठी हुई होती है। उसे इस तरह देखकर उसका फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पैसे हमारे नहीं हैं, पर ये हमारे पास हैं, तो हमें इन्हें यूं ही बेकार में जाया तो नहीं करना चाहिए। मैं इनका बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे कभी भी वापस आ सकते हैं, मगर इतना मजे का खाना दोबारा खाने को थोड़ी मिलेगा। मगर उसकी बेटी उसकी बातों को इग्नोर करके लुओ फेंग का इंतजार कर रही होती है। उसे इस तरह परेशान देखकर उसका फादर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा नया किंग बिल्कुल ठीक होगा और मुझे पूरा भरोसा है। तुम उसके लिए प्रे कर रही हो तो वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा। ये बात सुनकर वो लड़की शर्माने लगती है और कहती है कि फादर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसका फादर हंसने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या फील कर रही हो। इतने में वो लड़की पीछे पलटकर देखती है तो उसे वहाँ पर लुओ फेंग जाते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और फौरन से उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। मगर जब वो उस जगह पहुँचती है तो वो कहती है कि वो लड़का कहाँ चला गया, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। इतने में उसका फादर भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, वो लड़का अभी अभी यहाँ से गया है। ये सुनकर वो लड़की उसके पीछे जाने लगती है, मगर उसका फादर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, इस वक्त वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हें उससे ज्यादा दूर रहना चाहिए। मुझे उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंशंस फील हो रही है, अभी उसके पास जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम लोग लुओ फेंग को देखते हैं, उसे भी फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और वो दूर से ही देखता है कि वही लड़की अभी भी उसके पीछे है। उसे वो वहाँ पे देखकर काफी अच्छा फील करता है और फिर वापस से आइस पैलेस की तरफ चला। मौजूद क्वीन की असिस्टेंट उसे अपने साथ ले जाती है और वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे लुओ फेंग देखता है कि बहुत सारे जिंदा लोग बर्फ में जमे हुए हैं। उन्हें देखकर वो काफी हैरान होता है। वो सारे के सारे असल में हेवन गॉड्स थे, जिन्हें क्वीन ने अपने पैलेस की सजावट के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। और हमें वहाँ क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर खड़ी होकर लुओ फेंग का इंतजार कर रही होती है। और लुओ फेंग की जब उसकी तरफ नजर पड़ती है तो वो क्वीन अचानक से गायब हो जाती है। और लुओ फेंग कहता है कि ये पैलेस तो पूरा वॉरियर से भरा पड़ा है। और जैसे ही वो लेडी आइस पैलेस के अंदर लेकर जाती है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्वीन पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। और वो उससे कहती है कि तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, चलो आ जाओ मेरे सामने बैठो। तो लुओ फेंग उसके सामने एक जगह बैठ जाता है
और वो क्वीन अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सुनते ही वो सर्वेंट फौरन से वहाँ से चली जाती है और लुओ फेंग इससे पहले कुछ कहता, वो क्वीन कहती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, जरा ये खाना खा कर देखो, ये बहुत ही मजे का है और तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं अपने मेहमानों को जहर देकर नहीं मारती और तुम्हें जहर देना तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो तुम पे असर ही नहीं करेगा। तो लुओ फेंग कहता है कि मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया हूँ, मगर क्वीन कहती है कि पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मीट ही पसंद है। अगर हम लोग पहले बातें करेंगे तो ये फ्रेश मीट वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि लाओ जी और जिंग यी वो दोनों कैसे हैं? ये सुनकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्वीन क्या आप उन्हें जानती हैं? तो क्वीन कहती है कि हाँ, मैं उनके साथ स्पेसशिप में वहाँ से निकलकर बहुत दूर निकल आई थी। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है कि क्या वाकई में वो 99 वॉरियर वाली कहानी सच है? तो अज़ूरा क्वीन कहती है कि हाँ, असल में हम लोग गॉड ऑफ वार हैं। हमारी पर्सनैलिटी हेवन गॉड से बिल्कुल अलग है और हमारी स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। शायद हेवन गॉड्स को हमसे ज्यादा खतरा फील हो रहा था, यही वजह है कि उन लोगों ने हमें ठिकाने लगाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते और हम बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाते हैं। उन लोगों ने हमें जानबूझकर कैद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अज़ूरास में और हेवन गॉड्स के बीच में जंग छिड़ गई और इस जंग में हमारे अज़ूरा वॉरियर्स को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन अज़ूरा गॉड्स में से सिर्फ हम 99 अज़ूरा वॉरियर्स ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले थे। हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा वीक पड़ गए थे क्योंकि वो हेवन गॉड बहुत ही ज्यादा थे और हम लोग बहुत ही कम थे। हमारा उनसे जीतने का कोई भी चांस नहीं था। हमें जैसे ही मौका मिला जिंग यी और लाओ जी की मदद से हम लोग फौरन से वहाँ से निकल आए। और तुम जिन 9 एंसेस्टर्स की बात कर रहे हो वो सब मेरे साथ ही यहाँ पर आए थे। तुम इन बातों को छोड़ो, तुम इस खाने पर ध्यान दो। ये खाना मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया है, जरा टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। ये सुनकर लुओ फेंग एक ड्रिंक उठाता है और उसे जैसे ही पीने लगता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ब्लड है। तो क्वीन कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये ब्लड पसंद नहीं? चलो तुम कोई और चीज ट्राई करके देख लो। ये मीट देखो, ये भी बिल्कुल फ्रेश है। ये सारे के सारे मीट पीस मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। शायद मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, अज़ूरास और हेवन गॉड्स की बैटल को हजारों साल गुजर चुके हैं, मगर उस बैटल की नफरत को खत्म करने के लिए मैं हेवन गॉड्स का मीट खाते हूँ। इसी से ही मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। मेरे अंदर जितनी नफरत भरी है शायद ही कोई गॉड्स के साथ इतनी नफरत करता होगा। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? ये कहते ही अचानक से वो उसे एक इल्यूजन में डाल देती है, जिस पर लुओ फेंग हैरान हो जाता है। मगर फिर अचानक क्वीन कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या तुम्हें ये मीट पसंद नहीं आया? दूसरी तरफ लुओ फेंग कहता है कि क्या आप मेरा कोई टेस्ट ले रही हैं? तो क्वीन कहती है कि हम अज़ूरास हैं, हमें गॉड्स से नफरत करनी चाहिए। मगर लुओ फेंग कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने आज तक कभी किसी गॉड को देखा ही नहीं। तो क्वीन कहती है कि चलो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें आज जिंदा गॉड्स को दिखाती हूँ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये कहने के बाद वो उसे बाहर ले जाती है और वही वॉरियर्स दिखाती है जिन्हें उसने बर्फ में जमा कर रखा हुआ होता है। वो कहती है कि जरा इन वॉरियर्स को देखो, ये सब के सब हेवन गॉड्स हैं। मैंने इन लोगों को फ्रीज करके स्कल्पचर बनाकर यहाँ पे सजावट के लिए रखा हुआ है। तो लुओ फेंग कहता है कि ये सारे के सारे तो मरे हुए लग रहे हैं। मगर क्वीन कहती है कि क्या ये तुम्हें कोई डेड वॉरियर्स लग रहे हैं? असल में ये तो मेरा गॉड्स का कलेक्शन है। ये सब के सब जिंदा आइस स्कल्पचर्स हैं। इन लोगों को मारने में कोई मजा नहीं, इसीलिए मैंने इन लोगों को आइस पपेट बना दिया है ताकि ये लोग हमेशा अज़ूरास के डर को महसूस करते रहें। ये कहने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर्स जैसे उसकी तरफ आने लगते हैं तो लुओ फेंग अपनी सोर्ड की मदद से उन्हें अपने आप से दूर हटाता है और उस क्वीन की तरफ देखता है तो वो फौरन से उस पे हमला करने के लिए चला जाता है, मगर वो क्वीन उसके पैरों को फ्रीज कर देती है। ये देखकर लुओ फेंग अपने आप को फौरन से अनफ्रीज करने की कोशिश करता है, मगर इतने में क्वीन उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम बिला वजह में ही इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनते ही लुओ फेंग उस पर सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो पीछे हट जाती है और लुओ फेंग पर एक के बाद एक आइस अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी ही फ्रीज होने लगती है। पर लुओ फेंग गुस्से में आकर आइस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मरने नहीं आया। ये सुनकर क्वीन कहती है कि ओ वाकई में लुओ फेंग जितनी तेजी से उस बर्फ को तोड़ रहा होता है वो उससे ज्यादा डबल स्पीड के साथ फैलने लगती है, जिस पर लुओ फेंग भी परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। देखते ही देखते वो पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।